जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या एसआई या बीपीएससी, तो आपको पता है कि आधुनिक भारत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेसन है बंगाल में अंग्रेजों का आगमन और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पलासी का युद्ध। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और शासक बन के उभरे, यानी आलू गया और सोना बन के निकले। तो यहां पर ये पूरा वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैक में चलते हैं। बैक में अगर देखेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। क्लियर? तो देखिए, आपको पता है कि भैया दिल यहां पे देख रहे हैं इंडिया, केंद्र में मुगल शासक था और मुगल शासक की स्थापना किसने की थी? बाबर। उनके बाद उनका बेटा आया कौन? हुमायूं। फिर उनके बाद बेटा कौन आए? अकबर। और जब अकबर साहब आए, यानी यहां अकबर साहब जब गद्दी पे बैठे थे, तब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। यह क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? अकबर। अब क्या हुआ भैया, स्थापना हो गया तो कौन भाई राजा है, जेम्स प्रथम है, पत्र लेकर भेजे एक आदमी को। किसको भेजे? कैप्टन हॉकिंस को। और वो अकबर के नाम पत्र लेकर पहुंचे। जब पहुंचे तो अकबर साहब चल लिए थे, वहां पे बैठे थे कौन? जहांगीर। जहांगीर बोले, अरे क्या बात है भाई, काहे लाए हैं? बोला, हम लोग को व्यापार करना है। बोला, ठीक है, पत्र लाए हैं? बोला, हाँ लाए हैं। और पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। जहांगीर को समझ में आ गया था भैया व्यापारी आए हैं तो पैसा तो बढ़ेगा, पैसा बनेगा, खूब राजा कमाएंगे, यानी वो भी कमाएंगे, हम कमाएंगे, तो फायदा ही फायदा, चांदी ही चांदी। उसके बाद टॉमस रो आए। उन्होंने भैया कहा कि देखिए हमको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दीजिए। बोला, ठीक है, ले लो। अब यहाँ पे जैसे सूरत में फैक्ट्री, मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री, धीरे धीरे बहुत सारे जगह फैक्ट्री खोलने लगे लोग, लेकिन यहाँ बंगाल में फैक्ट्री नहीं खुला था। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भैया अंग्रेजों को बंगाल में फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी थी? तो नाम है शाह सूजा। 1651 में अनुमति दी थी। अब चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं इस पीडीएफ पे। ठीक, तो आता है पहला पॉइंट यहां पे। 1717 में मुगल के एक शासक बने जिनका नाम था फर्रुखसिहर, और उन्हें घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था, यानी यही है। और इन्होंने भी भाई अंग्रेजों को बहुत प्रोत्साहित किया। बोला, ठीक है, ऐसा है अंग्रेज साहब, आपको व्यापार करना है, कीजिए। एक फरमान जारी कर देते हैं। फरमान जारी किए, भैया व्यापार करो। और उसमें सुविधा क्या था? यहां देखिए, सीमा शुल्क से मुक्ति मिल गया अंग्रेजों को। अब उसके एवज में इनको क्या चाहिए था? मात्र 3000 वार्षिक रुपए, 3000 रुपया दीजिए और सीमा शुल्क फ्री पाइए। अब कैसे पाइएगा? समझने वाली बात है। सॉरी, कैसे पाइएगा? एक पास मिल गया, दस्तक मिल गया, और आप मान लीजिए व्यापार करने जा रहे हैं, अंग्रेज कहेगा दस्तक है मेरे पास, तो आपका सीमा शुल्क फ्री है, जाइए जाइए। तो ये दस्तक इनको अंग्रेज को मिल गया, बहुत फायदा हुआ। साथ में इन्होंने कहा कि अच्छा इतना ही नहीं, रुको। मुलाकात, कलकत्ता में 38 गांव को भी खरीदने का अधिकार आपको है, जहां जहां खरीदना है खरीद लीजिए। देखिए कितना बढ़िया फायदा फर्रुखसिहर के शासनकाल में हुआ। लेकिन यहां पर अब बात करते हैं अंग्रेज के नवाबों के बारे में। ठीक, तो यहां चलते हैं। ये देखिए, जब औरंगजेब साहब थे तो मुर्शीद कुली खां को अपना मतलब वहां का दीवान बनाए थे। अब मान लेते हैं औरंगजेब साहब यहां हैं, अब बंगाल कौन संभालेगा? तो किसी न किसी सूबेदार को तो नियुक्त करना होगा ना। तो मुर्शीद कुली खां को किए थे, और फिर उसके बाद फर्रुखसिहर भी बने, तो फिर दोबारा इनको ही वहां का दीवान बनाया गया था। फिर उसके बाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, फिर उनके बेटे थे सरफराज, फिर अलीवर्दी खां, और फिर सिराजुद्दौला, और यहां तक पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो स्वतंत्र बंगाल के पहले नवाब थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खां, उन्हीं के बारे में। यहां देखिए, तो मैंने क्या कहा, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। औरंगजेब ने 1700 में और तथा फर्रुखसिहर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को दीवान या सूबेदार बंगाल का बनाया था। यहां पहला बात आता है कि मुर्शीद कुली खां क्या मुस्लिम थे? तो बोले ना, उकोची थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे, बाद में वो मुसलमान बन गए थे। एक बड़ा अच्छा बात इनके द्वारा ये हटाए वाला बड़ी कहानी आता है। जैसे कि
राजधानी कहां से कहां परिवर्तित हुआ? तो भाई मुर्शीद कुली खान ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कर दी। ठीक है, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद इन्होंने परिवर्तित किया। ये पॉइंट टू नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद जब औरंगजेब साहब चले गए तब बोले अब का फर्रुखिया से डर थोड़ी है, ठीक ना, डर नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री, अपने आप को एकदम ऐसे बिंदास, और पूरा बंगाल संभालने लगे। बोले कि मुगल साहब बोले, यानी सम्राट बोले कि कर दो कोच्चि का कर जी ना। यहां देखिए, मुगल काल में दिया जाने वाला वार्षिक कर को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये इनका था। आगे चलते हैं, और भी खास बात, जैसे कि तो बता ही चुके हैं कि फर्रुखसिंह ने सूबेदार बनाया। उसके बाद क्या है खास बात? देखिए, अब जब बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे ना 1905 में, तो आपको पता था कि बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब एक ही प्रांत था। तो ये एक प्रांत करने वाले कैसे कैसे शुरू हुआ, यहां से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले बंगाल था और 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिलाया। किसने मिलाया? तो मुर्शीद कुली खान ने। ठीक, यही मुर्शीद कुली खान ने इन्हें मिलाया था। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा बात कि इजारेदारी प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खान को कहा जाता है। इसमें क्या था? किसानों की आय बढ़ाने हेतु दिया जाने वाला ऋण है। ये ऋण मतलब लोन। जो आज के डेट में कोरोना वोना हुआ है, बिजनेस बहुत सारा ठप हो गया है, तो बहुत फोन आता है, आपको लोन चाहिए का? तो हम बोले ना चाहिए। आप लोग को भी फोन आता ही होगा, लोन चाहिए का? आपको पैसा कहां से देगा आदमी? बड़ा बांटता कैसे लगता है, एकदम ले लो। ठीक, तो ये आपका फैक्ट है जो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अब अगले जो नवाब है उनका नाम है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। देखिए कौन थे? ये थे दामाद बने बड़ी फायदा है। ससुर जी जब निकल पड़ेंगे तो दामाद को एकदम बहुत बड़ा संपत्ति मिल जाता है। और जब ससुर जी जब दामाद थे, ससुर जी जब गद्दी पे थे तो इनको उड़ीसा दे दिए थे। हाँ भाई, उड़ीसा का सूबेदार बने रहिए। यहाँ पे देखिए 27 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई, और होने के बाद दामाद गद्दी पे बैठ गए, और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान पहला उड़ीसा का उप सूबेदार थे। उप सूबेदार समझ सकते हैं, उप सूबेदार थे। अब इन्होंने भी एक खास बात किया था, बिहार को बंगाल में मिलाया था। तो भैया अगर बीपीएससी देने वाले हैं तो आप भैया याद रखिएगा, बिहार को बंगाल में मिलाने वाले कौन थे? तो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कब मिलाए थे? तो 1732 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने बिहार को मिलाया था, तो बिहार को संभालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, पक्का। तो वहां पे उप सूबेदार नियुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक, किसको किए? अली वर्दी खां को। यानी अली वर्दी खां से कोई रिलेशन था नहीं, वो वहां का सूबेदार थे। यही पे बहुत बड़का गलती कर दिए ना, मुन्ना ना, गलती नहीं करना चाहिए था। आते हैं नेक्स्ट हाँ चलिए चेंज हुआ। अब यहां पे देखिए, जब सुजाउद्दीन मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, उनके बेटा जी बैठ गए, और बैठे तो सब समझ गया कि भाई वाह, सरफराज में दम है नहीं, ये बहुत कमजोर अयोग्य शासक है। लेकिन भाई कितनो अयोग्य हो, उपाधि धारण कर लेते हैं। ये उपाधि धारण में बहुत टेंशन है भाई, पूरे इतिहास में इतना उपाधि धारण कर ले कि याद कर करके दिमाग खराब हो जाता है। तो आलम उदौला हैदरगंज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब यहां देखिए, बिहार के जो उप सूबेदार थे अली वर्दी खान, बोले ए भाई, बोला का सरफराज बड़ी कमजोर है? बोला हाँ, सुनो ना क्या करते हैं, जगत सेठ और हाजी अहमद दोनों को मिला लेते हैं, मिला के एक संगठन बनाए। अब बोले सीधे सरफराज को मारे टक, सीधे गद्दी हासिल कर लेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई किसी का भैया दोस्त नहीं है, यहाँ पे सब एक दूसरे का दुश्मन है। सबको चाहिए पैसा, गद्दी, संपत्ति, कुछ हो वाला है। आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं गिरिया का युद्ध। कब हुआ? 1740 में। इधर देखिए ई हुक्का पी रहे हैं, इधर ई हुक्का पी रहे हैं, दोनों कोई हुक्का बाजी लगा लिए, चल युद्ध लड़ते हैं। गिरिया का दोनों हुक्का मार मार के देखे कि कौन ज्यादा टपक गए। ई चले गए, ई चल गए, ई जीत गए। मतलब युद्ध हुआ, फौज में गिरिया का युद्ध हुआ, और देखिए इसमें सरफराज हार गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई।
और अली वर्दी खां खुद को नवाब घोषित कर दिए। कितना बढ़िया है, हुक्का वाला लड़ाई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं, अली वर्दी खां नवाब बने 1740 में। अब भैया कहा जाता है मुर्शिद कुली खां के बाद सबसे योग्य शासक यही थे। अब थे तो थे, लेकिन ये भी उपाधि धारण कर लिए। अब याद कीजिए भाई, अली वर्दी खां ने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की, याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कहा जाता है ना कि ये रिश्वत, मुगल को रिश्वत देकर नवाब बने थे और इसलिए आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किए गए। यानी स्वतंत्र बंगाल का नवाब वो कहे जाते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से, वैधानिक रूप से कौन हुए? आपके अली वर्दी खां, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इन्होंने बंगाल में व्यापार करने के लिए जो अधिकार प्राप्त दिया था, अंग्रेजों को दिया गया था, क्या क्या था? देखिए, अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, पहला तो था, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं ये देखिए, किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, उसका अधिकार नहीं था, और सैन्य रखने का भी इनको अधिकार नहीं था, ठीक, दोनों चीज नहीं था। अली वर्दी खां जान चुके थे कि ये अंग्रेज को छेड़ना बहुत ही गलत बात है। काहे कि देखिए क्या बोले थे अंग्रेजों के बारे में कि भाई ये मधुमक्खी है, सब ना छेड़ो तो शहद देगा, छेड़ोगे तो डंक मार मार के शरीर को फुला देगा। समझ में आया? इसीलिए ज्यादा छेड़े उड़े नहीं, समझे? तो आप यहां समझिए, व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन किलेबंदी का अधिकार नहीं था, और सैन्य संगठन का भी अधिकार इनके पास नहीं था। तो ये आगे देखते हैं। हाँ, यहां पे देखिए, जब अली वर्दी खां बने थे नवाब, ये भैया नवाब उसी कांटा वाला भरल है। अब देखिए, इधर अली वर्दी खां है और इधर रघु जी है, मराठा शासक। अब ये बार बार बंगाल पे अटैक कर रहे थे। अब बार बार जब बंगाल पे अटैक कीजिएगा तो कुछ ना कुछ हुए करेगा। तब अली वर्दी खां इनको भी ज्यादा, देखिए बहुत दिमाग के तेज थे, एक तो अंग्रेज को छेड़े भी नहीं, और यहां पे जब मराठा युद्ध करने लगा ना, तो बोले ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, शांति संधि मिला लेते हैं। आपको भाई क्या करते हैं, उड़ीसा ले लीजिए, जाइए उड़ीसा ले लीजिए, और मराठा को दे भी दिए, और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ कर भी देने लगे। इससे फायदा क्या हुआ, मराठा लोग को ऐसे प्रॉफिट हो गया, चुप हो गए, युद्ध नहीं किए। अली वर्दी भी शांति से अपना हुक्का पीते रहे, इसलिए इनको टेंशन नहीं था। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, काहे कि ऐसे भी इनका नवाब तो ये थे नहीं, इस परिवार से थे नहीं, नवाब तो बन गए, तो भाई दिमाग लगाइए, शांत रहिए, और क्या। लेकिन एक चीज हो गया, ये हुआ कि इनका कोई संताने नहीं था, मतलब बच्चा, लड़का पुत्र नहीं था, थी तो सिर्फ 3 पुत्रियां, टुई टुई टुई। कहने का मतलब सबसे छोटी वाली जो पुत्री थी, उनका बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक। यहां पे देखिए अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, सिराजुद्दौला को शासक बनाए, सबसे छोटी बेटी के पुत्र थे ये, और कहे कि भैया हम जा रहे हैं, उसके बाद नवाब कौन बैठेंगे, ये। तो ये बताइए, जब छोटकी बेटी का जब बेटा बनेगा तो ये दोनों का प्यार छिलेगा? बोला ये गलत हुआ, पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग का मर गया था। तो उसी तरह से जैसे ही बेचारे ईओ गद्दी पे बैठे तो 2-3 को कांटा लगल था। अब लगल कौन था, तो अपने रिश्तेदारों वाला ही द्वारा कांटा लगा था। पहला एक मौसी थी, नाम बहुत बढ़िया है, घसीटा बेगम, जो रहने वाली ढाका की थी। वो कहें कि अरे सिराजुद्दौला थोड़ा सा गद्दी हम लेकर रहेंगे, तो भाई अच्छा ठीक। और एक और थे जो दूसरी की जो मौसी थी, उनकी दूसरी मौसी, उनका बेटा थे शौकत जंग, ये रहने वाले पूर्णिया के थे। अभी दोनों मिलकर विरोध करने लगा, किसका, सिराजुद्दौला का। अब सिराजुद्दौला का इतना गंभीर विरोध होने लगा कि बोले भाई ऐसा है कि सत्ता के आगे रिश्तेदारी कुछ नहीं, युद्ध लड़ो। मनिहारी युद्ध हुआ 1756 में, और सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला हार गया और शौकत जंग कट गए, मर गए। घसीटा, आप बोलिए घसीटा बेगम का क्या हुआ सर? देखिए उनको जेल में डाल दिया गया, और कहे कि भाई लीजिए जेल का पूरी खाइए, चना खाइए और चुपचाप रहिए। लेकिन यहां पे एक और था, घसीटा बेगम और शौकत जंग के साथ एक दीवान भी था जिसका नाम था राय दुर्लभ।
ठीक है, राय दुर्लभ नाम का था, राज दुर्लभ ऐसे ही। ई ससुरा बच गया, और जैसे ही बचा तो ये दोनों, एक बेचारा मारा गया, एक वो जेल में, वो भाग कर जाकर अंग्रेज के खेमे में, सर जी बचा दीजिए बचा दीजिए, अंग्रेज के खेमे में चल गया। सिराजदौला बुलाया, कहने गया हो, बोला अंग्रेज का खेमा में, बोला बोलो बंगाल का नवाब हम है, राज दुर्लभ कहने भेज। अंग्रेज बोला कोई ऐबे नहीं किया था, कैसे भेजे? समझ में आया? कोई ऐबे नहीं है तो कैसे भेजे? सिराजदौला को समझ में आ गया था, अंग्रेज बाबू जो हैं लोग, ये लोग कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। मने मन बहुत गुस्सा आ रहा था, कहे कि हमारा विरोधी को वो लोग छुपा कर रखा है। अब आगे देखते हैं, यहां पे देखिए सिराजदौला गद्दी पे बैठे अपने नानाजी की मृत्यु के बाद। तो भाई देखिए यहाँ पे अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब बने, और इनका एक सेनापति भी था जिनका नाम था मीर जाफर। वो पहले समझ गए थे मीर जाफर जो है ना सेनापति ठीक नहीं है, इसको हटा दिए और मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिए। मीर जाफर बोले एक कर बदला लेकर रहूंगा, तब ठनले थे कि लेकर रहेंगे। अब यहां पर आपको पता है कि जहां अंग्रेज होते थे और जहां अंग्रेज के जो राजा दुश्मन होते थे, दुश्मन के दोस्त कौन होते थे? फ्रांसीसी, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो वहां पे देखिए अजीब बात हो गया कि जिस तरह से अंग्रेज लोग ने भी कलकत्ता में फोर्ट विलियम, आपको पता होगा फोर्ट विलियम जो जॉब चरनौत ने बनाया था, फोर्ट विलियम में किलेबंदी होने लगा, और फ्रांसीसी भी ने चंद्रनगर में अपना किलेबंदी स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सिराजदौला जानता था कि आपको व्यापार करने का अनुमति है, किलेबंदी और सेना गठन का तो अनुमति है नहीं। कैसे कर रहे हैं भाई, कैसे? ऐसे तो चल में नहीं करेगा। तो यहां लगातार विवाद बढ़ रहा था। दूसरा चीज यहां पे हम कह सकते हैं कि तीन प्रमुख मुद्दे थे जो सिराजदौला और अंग्रेज के बीच में खटास हुआ। वो कौन कौन से थे? पहला कि जो भी राज बल्लभ या राय दुर्लभ, ये लोग को मतलब पनाह देते थे अंग्रेज, तो सिराजदौला को पसंद नहीं था, यानी इनके दुश्मन को ये संरक्षण देते थे, इसलिए सिराजदौला को पसंद नहीं था। पहला मतभेद, ये सबसे ज्यादा गुस्सा में था। दूसरा, बंगाल में बिना अनुमति, नवाब का अनुमति लिए बिना ही आप फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं, ठीक। तीसरा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब गलत व्यापार, मतलब गलत उपयोग करना। अब वो कैसे? जैसे मान लेते हैं आप ट्रेन में आप पटना जा रहे हैं, बक्सर से पटना, एमएसटी लिए हुए हैं, आपके पास एक सीमा शुल्क का पास हो गया 10 तक। अब आप कहें कि चलो 4 दिन गए, 3 दिन नहीं जाएंगे, 3 दिन आपका दोस्तों बोला ए हो तोरा पास एमएसटी है का? बोला हाँ ले, तो उसको दे दिया, तो वो भी उतने ही पैसा में वो भी जाकर 2 बार 3 बार पटना होकर आ गया, यानी उस एमएसटी का गलत उपयोग हुआ। उसी तरह से अंग्रेज जानते थे कि ये जो भारतीय है ना थोड़ा सा लालची है, इनका एक नियम था कि लालची है, थोड़ा सा लालच दो तो नुकसान ये हो जाएगा। और ये दस्तक का इतना गलत उपयोग करने लगे कि जो पैसा आना चाहिए राजघराने में वही भी नहीं आ रहा था, तो बहुत ज्यादा इनका नुकसान हो रहा था। अब यहां पर सिराजदौला ने कहा कि ठीक है एक काम करो, अंग्रेज को बुला। अंग्रेज आ गया, बोला सुने हैं कि आप किलाबंदी कर रहे हैं। बोला हाँ तो करेंगे था। बोला अरे गजब बेइज्जती है, हम नवाब तुम व्यापारी, हमरा अनुमति के बिना। बोला करेंगे तो का कर लीजिएगा। फ्रांसीसी को बोले आप चंद्रनगर में कर रहे हैं सर, काहे कर रहे हैं? फ्रांसीसी बोला मिलॉर्ड हम वापस करते हैं, हम नहीं करेंगे। वो बेचारा साइड हो गया, लेकिन अंग्रेज बोला हम करेंगे। सुने हैं आप दस्तक का भी बहुत गलत उपयोग कर रहे हैं, दोस्तों को पास दे रहे हैं। बोला नहीं गलत बात है, नहीं सुने हैं। सुने हैं हमारा दुश्मन को भी आप ये देते हैं, नहीं करते हैं। बोला पाउन बहुत ताव में है भाई। अंग्रेजों जब इतना ताव में रहेगा तो सिराजदौला को तो गुस्सा आ जाएगा, मतलब हमका झुनझुनना है कि बंगाल नवाब बनल है, झुनझुनना है, हमरा से कुछ मन में नहीं करोगे, काट देंगे। अब यहां पे देखिए आगे सिराजदौला को इतना गुस्सा आ गया कि बोला कि अब कुछ हो जाए, पूरा सेना मुर्शिदाबाद से, कह के राजधानी क्या था मुर्शिदाबाद, पूरा सेना लेकर चल दिए कलकत्ता की ओर। और कासिम बाजार में अंग्रेज का फैक्ट्री था, लैपटॉप तोड़ दिए लोग, हमला किए, तोड़ता मारो। उसके बाद नवाब ने क्या किया, कलकत्ता पे अपना अधिकार कर लिया और वहां पे फोर्ट विलियम्स था जो किलेबंदी किया जा रहा था, उस पर आक्रमण कर दिया।
20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ लोग जाकर भाग गए इधर उधर। उस समय ड्रैक नाम का गवर्नर था कलकत्ता में, ड्रैक। ठीक, सब भागकर फुल्टा द्वीप, कौन सा द्वीप में जाकर जान बचाया था कि ना बाबा पगला गया है, ऐसे करके। उसके बाद जैसे ही ये वहां पहुंचे और जब कुछ लोग को बंदी बना लिए, मतलब अब मारेंगे तो नहीं, औरत है, बच्चा लोग है, तो बोले एक उपाय करते हैं, छोटा सा रूम, बड़ा ठूसो इसमें, सबको ठूसो, और सबको ठूस दिया गया। यहां देखिए, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं काला कोठरी, ठीक, यानी ब्लैक होल। देखिए फोर्ट विलियम जो 20 जून को जब ये सिराजदौला बंदी बनाए थे, कितने लोगों को, 146 लोगों को, और उसको कमरे में बंद कर दिया। 21 तारीख को जब खोला गया तब बेचारा 23 लोग बचल था, 23 लोग, मात्र 23 लोग, सब स्वाहा। और तब उस समय हॉलवेल साहब थे, उन्होंने कहा कि ये एक ब्लैक होल ट्रेजेडी है, नाम दिए वो ब्लैक होल की काला कोठरी घटना। ठीक, तो ये इनके शासनकाल में है और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। आगे बढ़े, पूछता है, ये बताइए इतना बड़का व्यापारी, कितने देशों पे अपना राज करने वाला, पूरा इंडिया में भी राज व्यापार फैक्ट्री खुला था, ये वो बंगाल का नवाब इतना बड़ा काम कर दिया। लॉर्ड क्लाइव के पास फोन गया, लॉर्ड क्लाइव बोला कोच्चि, बोला कलकत्ता जाओ। सिराजदौला वहां पे बहुत पगला गया है, इतने लोगों को मार दिया है। बोला अच्छा जाते हैं। सेना का टुकड़ी लेकर लॉर्ड क्लाइव निकल दिया। यहां देखिए एक चीज और भी है, सिराजदौला ने कलकत्ता का नाम चेंज कर दिया और नाम क्या रखा, अली नगर। ये याद रखिएगा, कलकत्ता का नाम परिवर्तित करके क्या रखा, अली नगर। और जब सिराजदौला जब जाने लगे, चूंकि अब कलकत्ता तो रहते नहीं, वो तो उनकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, तो कलकत्ता में किसी न किसी को छोड़ के जाएंगे। तो मानिक चंद को बोले बेटा, बोला हाँ संभाल कर देखियो, अंग्रेजों आएगा मार काट कर फेंक देना, सब खाली कर दिया ना। बोला जी मालिक। और मानिक चंद वहां पे कलकत्ता संभालने लगा। ये चले गए सिराजदौला, मतलब मुर्शिदाबाद। अब चले गए तो चले गए, समझ रहे, चले गए तो चले गए। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव आया। लॉर्ड क्लाइव बोला कौन है, कलकत्ता का अधिकारी। मानिक चंद बोला हम है, ले पैसा ले, ओ कुछ मत बोल लो। बोला हाँ पैसा देते रहिए जी। ये फोन किए, मतलब फोन था नहीं उस समय। बोला मालिक कलकत्ता पे फिर से लॉर्ड क्लाइव का अटैक हो गया, हम तो बहुत हार गए हैं, आपको बंदी बना लिया लोग। मतलब ऐसे करके पूरा षड्यंत्र रचा गया था और लॉर्ड क्लाइव खाली रिश्वत दे देकर ना पूरा कलकत्ता को अपने अधिकार में कर लिया। अब सिराजदौला का दिमाग आया, समझ में आ गया कि हम किससे पंगा लिए हैं। अब पंगा बड़ा खतरनाक नजर आने लगा। तब सिराजदौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में एक संधि हुआ, क्योंकि इनको झुकना पड़ा सिराजदौला को। कितना ताव में रहिएगा भाई, अली नगर की संधि। अब इसमें फायदा क्या हुआ, अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने की छूट मिल गई। दूसरा, अंग्रेजों को सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया, जो कुछ नहीं था अभी सब हो गया। नवाब जो युद्ध किए थे और जितना क्षति हुआ था उसका सभी क्षति पूर्ति करने का नवाब को बोला गया कि कर दियो ना तो अच्छा नहीं होगा। और नवाब द्वारा भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा लिया गया कि अब ऐसा घटना मत कीजिएगा, अच्छा बात नहीं है, बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरह का घटना चल रहा था। अब आते हैं अलीनगर की संधि होने के बाद भी लॉर्ड क्लाइव को समझ में आ गया था कि सिराजदौला को भाई मानना पड़ेगा, सिराजदौला को, इसलिए क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल की घटना की थी और ये अच्छा बात नहीं था उनके लिए। तब एक दिन निर्धारित हुआ 23 जून को 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, यानी एक तरफ सिराजदौला और एक तरफ लॉर्ड क्लाइव। प्लासी कहाँ था, नदिया जिला, देख रहे हैं, प्लासी बंगाल का एक नदिया जिला में गंगा भागीरथी नदी के तट के किनारे स्थित है। और यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे सिराजदौला और उनके धोखेबाज सेनापति लोग, जैसे कि मीर जाफर, रायदुल्लभ और लतीफ खान। और यहाँ पे कहा जाता ना कि जैसे कि ये लोग एक तरफ लॉर्ड क्लाइव था और ये तब इधर पूरा सेना लेके ये लोग खड़े थे, लेकिन लॉर्ड क्लाइव बहुत पहले से तेज था। ये क्या कहते, सबको पैसा देकर खरीद लिया था
अब सिराजदौला जीते कैसे, जब इतने भारी भारी सेनापति लोग सब अंग्रेज के तरफ से ही लड़ रहे थे, भले खड़े इधर थे लेकिन लड़ इधर से रहे थे। और वही हुआ लास्ट में, बेचारे इनके जो दो विश्वास पात्र व्यक्ति थे, वफादार वाले थे, एक तो मीर मदान थे और एक मोहनलाल थे। मोहनलाल कौन थे? इनके दीवान थे, सिराजदौला के दीवान थे। इन दोनों बेचारे लड़ते 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 ये लोग चले गए, शहीद हो गए। और जैसे ही शहीद हो गए तो सिराजदौला को समझ में आ गया कि हमरो बैंड बजे वाला है, वहां से भागो, और भागने लगे। भागने के बाद मीर जाफर जो था, मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, वो बोला कि भैया कहाँ भाग रहे हैं? तब बोला जा रहे हैं भाई, पति सब पत्नी उत्नी को लेकर जा रहे हैं। बोला रुकिए ना, मतलब काट लिया गया। ठीक, तो मीरन के द्वारा उनका वध कर दिया गया, मतलब हत्या कर दी गई। और उसके बाद अंग्रेज लोग जो थे बोले अब बगुआ बंगाल अपना, अब कोनो नवाब नहीं है, तो नवाब बनाया गया। किसको पता है? मीर जाफर को। 30 जून 1757 को मीर जाफर को, ये रहे मीर जाफर साहब जी, बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये जो युद्ध है ये कैसा युद्ध था पता है? ये कोई टैलेंट वाला युद्ध नहीं था, ये षड्यंत्र रचने वाला ये था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा दे देकर ये बंगाल की गद्दी को हथियाया गया था। यहाँ पे ये भी कहा गया है, इतिहासकार थे के एम परिकर का कथन था कि पलासी का युद्ध एक समझौता था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के अमीर लोगों ने नवाब को अंग्रेज के हाथों बेच दिया। ये कथन था इनका। ठीक है, तो अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा ही है आपको और क्या। और आगे फिर अगला जो सेशन आने वाला है वो है आपका बक्सर का युद्ध। साथ में मैं बोलूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। आपको पीडीएफ चाहिए ना, कर लीजिए, फायदा ही रहेगा। और अनअकैडमी पे भी मैं टेस्ट लेता हूँ और लेसन बाय लेसन बता कर टेस्ट लेता हूँ, बड़ा फायदा होता है। हम कहेंगे भैया ये पढ़ कर आइएगा और आप आकर टेस्ट दे दीजिए, तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो उस तरह से आप अनअकैडमी पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।